युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। मैं आपको इस चैनल पर जीएस पढ़ाता हूं। जीएस में मैंने आपको दो टॉपिक इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक एनटीपीसी की मैं वीडियो डाल रहा हूं जो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो बनाई है। एनटीपीसी की मैं लगभग 2 वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने टेंपल या मंदिर कराए थे और कुछ दिवस मैंने इसमें आपके लिए कराए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं शुरू से आपको करा रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पहला टॉपिक कराया था सिख धर्म, और जैसे ही आप देखोगे सिख धर्म में जो वीडियो मैंने बनाई थी उसी वीडियो से एक एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना या उनकी शुरुआत किसने की थी खालसा पंथ की, तो गुरु गोविंद सिंह ने। और ये मैंने आपको बताया था उसमें एनटीपीसी का जो मतलब एनटीपीसी से पहले एनटीपीसी के एग्जाम में ये आया था। लेकिन हिस्ट्री की जो मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने पहली वीडियो डाली थी सिख धर्म की, तो उससे संबंधित क्वेश्चन थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियां। ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत माना जाता है, यानी अंग्रेज भारत में आए। वो अंग्रेज जो भारत में आए हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से मतलब ये बात शुरू होती है। ध्यान से सुनो। अगर आप देखोगे ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री 3 पार्ट में बटी होती है। अगर आपको नहीं पता है, 3 पार्ट में एक है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, एक है मिडवेल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास, या फिर एक है मॉडर्न हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एक एंशिएंट, मिडवेल और मॉडर्न। ये प्राचीन इतिहास है, ये मध्यकाल है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री है जिसमें हमें अंग्रेज पढ़ना है या अंग्रेज पढ़ने हैं जिन्होंने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो हमें अपने जो शासन किया है भारत पर इनके बारे में पढ़ना है। बल्कि मध्यकाल में आते हैं क्या, मुस्लिम शासक, जो मुस्लिम शासक है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर जो भारत का प्राचीन इतिहास है, या फिर जो ब्राह्मण शासक थे, जो ब्राह्मण शासक हैं वो हमें एंशिएंट के अंतर्गत पढ़ने हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न की। आज मॉडर्न की शुरुआत समझो इसे, और एक तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से जो बेसिक चीजें हैं जो वन डे एग्जाम में आ रही हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यही सीधा सीधा पढ़ना है और सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री की, और इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ध्यान से सुने। पहली बात यह कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आ क्यों रही हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में आ क्यों रही है, इसका सीधा सा जवाब है कि ये भारत में आने का जो कारण है वो कारण है कि ये भारत में व्यापार करना चाहती है। भारत से व्यापार करने के लिए ये भारत में आ रही है, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए। लेकिन आगे चलकर इन्होंने शासन भी किया। तो ये क्यों भारत में आई, एक तो व्यापार करना, दूसरा क्या है, शासन करना। लेकिन शुरुआत में इनका जो उद्देश्य था वो केवल व्यापार करना था, शासन करना इनका उद्देश्य नहीं था। आगे चलकर इन्होंने व्यापार के साथ साथ शासन भी किया। तो ध्यान रखना कि भारत में यूरोपीय कंपनी, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है। वहां पर तुम देखोगे फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, पुर्तगाल भी है, डच भी है। ये सब जो देश हैं इन लोगों को भारत से व्यापार करना था, क्योंकि भारत में तुम देखोगे मसाले होते हैं, तो मसालों का व्यापार करने के लिए वो भारत आए। तो पहले तो वो स्थल मार्ग से आते थे, लेकिन स्थल मार्ग में अवरोध होने के कारण स्थल मार्ग बंद हो गया। तो उन्हें तलाश थी एक ऐसे मार्ग की जो मतलब कि भारत से व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्थल मार्ग को छोड़ते हुए जो कंपनी थी यूरोपीय कंपनी, क्योंकि उन्हें व्यापार करना था, और व्यापार करना था तो सीधी सी बात है व्यापार करने के लिए उन्हें कोई ना कोई मार्ग चाहिए था। और उन्होंने भारत के मार्ग के लिए मतलब भारत आने के लिए जलीय मार्ग को चुना। जलीय मार्ग को चुना, और जलीय मार्ग के लिए अगर देखोगे 3 लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 लोगों को आपको याद रखना है। पहले व्यक्ति जिनका नाम है कोलंबस। जो कोलंबस हैं ये स्पेन के नागरिक हैं। स्पेन भी अगर आप देखोगे ये स्पेन यूरोप के अंदर पड़ता है, और स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। ये केवल तुम्हारी जानकारी के लिए कि जो यहाँ की राजधानी है, तो स्पेन के एक नागरिक हैं कोलंबस। दूसरे अगर मैं बात करूं, आपको याद रखना है क्या, कैप्टन कुक।
कैप्टन कुक। जो कैप्टन कुक हैं ये नागरिक हैं ब्रिटेन के। कैप्टन कुक ब्रिटेन के। और तीसरे नागरिक हैं जिनका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। और ये हैं आपके पुर्तगाल के। तो तीनों व्यक्ति इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद ध्यान से देखो, जो कोलंबस है, आपसे पूछा जाता है कि कोलंबस ने कहां का रास्ता या फिर किसकी खोज की, तो बोला जाता है इन तीनों को दिया गया कि तुम्हें नई चीजें, नए स्थल को खोजना है। और भारत को, मतलब पहले कोलंबस को दिया गया था कि इन्हें भारत की खोज करनी थी, भारत जाने के लिए जलीय मार्ग की खोज करनी थी, लेकिन ये अनजाने में कहां चले गए, अमेरिका चले गए और इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। तो कोलंबस ने यानी कि अमेरिका की खोज की, या इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि नई दुनिया की खोज किसने की, तो बताना है कोलंबस ने की, जो स्पेन के नागरिक थे। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की, मतलब कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, इन्हें भी साथ में भेजा गया था, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। इन्होंने, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखने हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए, वास्को डिगामा यानी भारत की खोज, भारत की खोज किसने की, तो सीधा सा क्वेश्चन आता है कि वास्को डिगामा ने की। लेकिन ध्यान रहे ये जलीय मार्ग की खोज की है, जलीय मार्ग, भारत जाने के लिए जलीय मार्ग की खोज किसने की है, तब आपको बताना है कि वास्को डिगामा ने। यानी आवश्यकता ही खोजों की जननी होती है, आवश्यकता खोजों की जननी होती है। तो इसका मतलब है कि इन्हें आवश्यकता थी भारत से व्यापार करने के लिए, या एशिया से ये व्यापार करना चाहते थे। तो इसी दौरान इन्हें एक नए मार्ग की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और वास्को डिगामा ने भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज कर डाली। और सीधा सीधा भारत से आकर वास्को डिगामा ने क्या किया, व्यापार किया। तो व्यापार के लिए भारत में आना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने जलीय मार्ग की खोज कर डाली। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें अच्छे से। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब बात आती है कि वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाली थे, उन्होंने भारत की क्या की है, खोज की है, भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज की है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारत में यूरोपीय कंपनियां जो आई हैं वो व्यापार करने के लिए आई हैं। अब इनमें होड़ लग गई कि हमें भी एशिया या भारत से व्यापार करना है, तो इनके क्रम को आपको ध्यान रखना है। अगर यूरोपीय कंपनियों से क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते, 3 क्वेश्चन ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाता है क्रम, कि कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी बाद में आई, तो तुम्हें क्रम याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एक क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तुम्हारा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि गवर्नर, इनके महत्वपूर्ण गवर्नर कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि इनकी फैक्ट्रियां कहां थी, इनके केंद्र कहां थे, फैक्ट्रिया या केंद्र कहां थे। तो ये तीनों चीजें ज्यादातर यूरोपीय कंपनियों से ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रम की, कि क्रम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले भारत में कौन आए। मैंने कहा पुर्तगाली वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, तो सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी भी कौन सी थी, पुर्तगाली कंपनी थी। तो सबसे नंबर 1 पर मैं रखता हूं किसको, पुर्तगाली कंपनी को। पुर्तगाली कंपनी ये भारत में आई है 1498 में। तो पुर्तगाली कंपनी 1498 में। दूसरे नंबर पर कंपनी आती है डच कंपनी। जो डच कंपनी आई है ये आई है 1602 में। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कह सकते हो अंग्रेजी कंपनी। ब्रिटेन के लोग, अंग्रेजी कंपनी जो आई है वो भारत में आई है 1608 में। पुर्तगाली कंपनी 1498, डच कंपनी 1602 और ईस्ट इंडिया कंपनी 1608। लेकिन ध्यान रहे, अगर यहां से स्थापना से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तब आपको बताना है कि ये 1600 में हुई थी। लेकिन ये भारत आई है 1608 में।
यानी कि स्थापना कंपनी की हुई 1600 ईस्वी में, लेकिन भारत आई 1608 में। तो मैं आने का क्रम आपको बता रहा हूं। उसके बाद चौथी कंपनी है जिसका नाम है डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी, जो डेनिश कंपनी है ये आई है 1616 में। उसके बाद पांचवी कंपनी जिसका नाम है फ्रांसीसी कंपनी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी कंपनी ये भारत में कब आई है? तो ये 1664 में आई है। उसके बाद छठी कंपनी जिसका नाम है स्वीडिश कंपनी। स्वीडिश कंपनी, ये कुछ कंपनियां, ये 1731 में ये कुछ कंपनियां हैं जो मतलब कि यूरोपीय कंपनियां भारत से व्यापार करना चाहते थे और भारत से व्यापार करने के लिए आई। लेकिन सबसे पहले किसने भारत से व्यापार की शुरुआत की? तो वो पुर्तगाली कंपनी थी। मैंने कहा क्वेश्चन किससे आए, क्रम से, गवर्नर से या फिर केंद्र से? तो ये पूरा कंपनियों का क्रम है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोर्ट में दे देता, बताइए कंपनियों का आने का क्रम लगाना है, या पहले कौन सी कंपनी आई है, या पुर्तगाल के बाद कौन सी कंपनी भारत में आई। तो ये क्रम तुम्हें याद रखना है। पुर्तगाली, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश, फ्रांसीसी या फिर स्वीडिश कंपनी। तो इन कंपनियों के क्रम को याद रखें। लेकिन यहां पर याद रखना है, जो ये तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आई तो 1608 में है, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई है वो 1600 में हुई है ब्रिटेन के अंदर। आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से इसकी स्थापना हुई है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो पुर्तगाली कंपनी। इस पुर्तगाली कंपनी को बड़े ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आज इसे पढ़ना है। उसके बाद आपका कोई भी तुम वनडे एग्जाम दोगे, एनटीपीसी दो, जैसे कि चल रहे हैं एनटीपीसी, उसी के साथ, या फिर तुम कोई भी वनडे एग्जाम एसएससी देते हो, या फिर जो भी तुम तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, वो हर एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यदि आप इसे पढ़ लेते हो। पुर्तगाली कंपनी से आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। तो शुरुआत करते हैं पुर्तगाली कंपनी की। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने कहा क्रम से तुम्हें याद रखना है कि कौन कौन पहले आया है, कौन बाद में कंपनी आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रम। क्रम मैंने आपको बता दिया। क्रम के बाद मैंने कहा हमें पढ़नी है पहली कंपनी जिसका नाम है पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली कंपनी मैंने कहा 1498 में। 1498 में, बस आप ध्यान से सुनो। तो पुर्तगाली कंपनी हम पढ़ रहे थे। पुर्तगाली कंपनी, क्रम, गवर्नर, केंद्र, क्रम मैंने बता दिया आपको। अब हमें पढ़ना है पुर्तगाली कंपनी। ये स्पेशल हमें ध्यान रखना है। मैंने क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, केवल आपको बशर्ते अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है। तो मन लगा के पढ़े। जैसे पुर्तगाली कंपनी अगर आप देखोगे, इसमें सबसे पहले, ये तो सबको पता है कि भारत में सबसे पहले जो आई है, सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए? तो आपको बताना है पुर्तगाली। और पुर्तगाली के कौन से व्यक्ति भारत में आए? तो आपको बताना है कि वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में आए हैं। सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आए। और भारत में इन्होंने, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन्होंने भारत की खोज की है तो एकदम से तो नहीं आए होंगे, तो इन्होंने क्या किया, अगर आप इस तरीके से इसको समझ पाओ, ये भारत का दक्षिण भारत है, इधर आप मान के चलो ये क्या है, अफ्रीका, और इधर की तरफ यूरोप होगा। और यहाँ से इन्होंने क्या किया, इधर से आके यहाँ भारत के मतलब ये पहुंचे हैं इधर। तो अगर आप देखोगे यहीं रास्ते में मॉरिशस पड़ता है। मॉरिशस में वास्को डिगामा को एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था अब्दुल मजीद, या फिर कह सकते हैं अहमद इब्न मजीद। अहमद इब्न मजीद, या फिर इनका एक और नाम है जो नाम है अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक, या फिर इनका एक और नाम मैं बता रहा हूं, और अहमद इब्न मजीद। इनसे मिले मॉरिशस में जाकर। ये एक व्यापारी हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने रास्ता पूछा कि भारत का कैसे जाना है। तो अहमद इब्न मजीद या अब्दुल मलीक ने इनको भारत जाने का नक्शा प्रदान किया, या फिर भारत जाने के लिए एक मैप प्रदान किया कि भारत कैसे जाना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने वास्को डिगामा को ये नक्शा प्रदान किया था भारत जाने का? तो तुम्हें बताना है कि अब्दुल मनीक या फिर अहमद इब्न मजीद के द्वारा ये नक्शा प्रदान किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जैसे ये मतलब भारत, ये हिस्सा है केरल वाला, ये हिस्सा है केरल।
तो केरल में जाकर वास्को डी गामा पहुंचते हैं और केरल का जो एक तट है, केरल के तट पर, यानी केरल में एक तट है जिसका नाम है कालीकट। केरल का एक तट है जिसका नाम है कालीकट। कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचते हैं, कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पहुंचे, तो आपको बताने कि ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे और यहाँ कालीकट के जो शासक थे जिनका नाम था जैमोरीन, जो जैमोरीन थे, ये जैमोरीन यहाँ के शासक थे और इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ध्यान से सुनो कि वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था, तो आपको बताना है पुर्तगाल का। इसने भारत के जलीय मार्ग की खोज की है, रास्ते की। और वास्को डी गामा को नक्शा किसने प्रदान किया, अब्दुल मनीक अहमद इब्न मजीद ने। और जब ये भारत पहुंचे तो भारत पहुंचने के समय ये मतलब कि जब केरल पहुंचे तो किस तट पर पहुंचे, तो आपको बताना है कालीकट बंदरगाह। और कालीकट बंदरगाह के साथ ही आपको याद रखना है कालीकट के उस समय जो शासक थे उनका नाम है जैमोरीन, जिन्होंने वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया था। और इन्होंने स्वागत किया और व्यापार करने की भी क्या दी, इजाजत थी कि वो भारत से व्यापार कर सकते हैं। जब ये भारत से व्यापार कर सकते हैं तो साथ ही कहा इन्होंने क्या किया कि यहाँ से काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च को यहाँ से खरीदा और लगभग 60 गुना दामों में जाकर यूरोप में बेच दिया। मानो कि 1 रुपए के लेकर 60 गुना दामों में, यानी 60 गुना लाभ कमाया। जितना इन्होंने भारत से व्यापार किया और उसका इन्होंने 60 गुना दामों में जाकर मतलब कि यूरोप में बेच दिया, तो इन्हें बहुत अत्यधिक ज्यादा फायदा हुआ। इस फायदे को देखकर इन्होंने क्या किया, फायदा देखने के बाद यहाँ की जो और यूरोपीय कंपनी थी वो यूरोपीय कंपनी भी भारत में आने लगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखने वाली बात है कि वास्को डी गामा नक्शा किसने प्रदान किया, अब्दुल मनीक। उसके बाद तुम्हें याद रखना है पहली बार कहाँ पहुंचे, कालीकट बंदरगाह। फिर यहाँ पे जो शासक थे जैमोरीन थे और जो इन्होंने व्यापार किया, मतलब जो व्यापार किया वो काली मिर्च का किया। ज़्यादातर जो व्यापार था वो काली मिर्च का था। वैसे तो ये सूती वस्त्र का भी आगे जाके करेंगे, लेकिन शुरुआत में इन्होंने काली मिर्च का किया था। 60 गुना दामों पर उस मिर्च को, या फिर मतलब जो व्यापार किया 60 गुना ज़्यादा दामों पर इन्होंने लाभ कमाया। शासक जैमोरीन थे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद आने वाले जो इसके वास्को डी गामा के बाद आने वाले गवर्नर हैं, उन गवर्नर से भी क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ तो उन्हें पढ़ते हैं। पहले गवर्नर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। दूसरे गवर्नर है अल्फांसो द अल्बुकर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। और तीसरे हैं नानू डी कुना। तो तीनों आपको याद रखने हैं, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क और नानू डी कुना। मैंने क्वेश्चन 3 चीज़ों से, क्रम से, गवर्नर से, केंद्र से, क्रम में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। पुर्तगालियों समय जो महत्वपूर्ण बातें थी मैं बताई। उसी के साथ फ्रांसिस्को द अल्मेडा ये पहले गवर्नर आप कह सकते हो या वायसराय कह सकते हो, ये पुर्तगाली कंपनी के थे। इसमें तुम्हें एक बात, फ्रांसिस्को द अल्मेडा में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार पूछी जा चुकी है, ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर ने मतलब लागू की। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अगर पूछा जाए तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा लागू की गई। और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अगर आप देखोगे, इन्होंने हिंद महासागर पर अधिकार या प्रभुत्व जमाने के लिए, अधिकार स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ये चाहते थे कि जो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में, भारत का जो दक्षिण नीचे वाला भाग है जल से घिरा हुआ, वो हिंद महासागर कहलाता है। और हिंद महासागर में कोई भी, यानी अपना अधिकार जमाना चाहते थे कि अगर कोई यहाँ से व्यापार करेगा तो इसमें पुर्तगालियों की इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत हिंद महासागर पर अधिकार करने की बात की या अधिकार किया। ये शुरुआत की है फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी बात, ये बात थी किसकी, ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अब बात आती है अल्बुकर्क की। अल्बुकर्क 2 चीज़ों से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ,
इसमें सबसे पहली बात है, अल्फांसो द अल्बुकर्क में इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क है। वैसे तो इसकी शुरुआत, पुर्तगालियों की शुरुआत भारत में वास्को डी गामा ने की, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन है, स्थापित करने वाला, तो आपको बताना है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क है। तो ये एक पॉइंट यहाँ से तुम्हें याद रखना है, वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को जीता, गोवा को जीता या छीन लिया, एक तरीके से कह सकते हैं। तो बीजापुर के साथ पूछा जाता है गोवा को किसने जीता, तो बताना कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जीता। किससे? बीजापुर, यानी बीजापुर पड़ता है आपका कर्नाटक के अंदर। बीजापुर के शासक जिनका नाम है यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को जीता, जो कि बात है ये 1510 की, 1510 की ये बात है, जब इन्होंने इस शासक से, वास्तविक संस्थापक बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। तो गोवा तुम देखोगे इनका बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अंतिम में भी ये गोवा में थे। तो गोवा क्षेत्र मतलब पूर्णतः पुर्तगालियों के कब्जे में 1510 से जब तक ये गए हैं 1961 में ये गए हैं, तो 1961 तक इन पर गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। बीजापुर के शासक से इन्होंने गोवा को छीना। तीसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है ये है कि इन्हीं के शासनकाल में एक संत थे जुइसेत, जेसुइत संत, जेसुइत संत जो थे, जेसुइत संत इन्हीं के शासनकाल में जब ये गवर्नर थे तब ये आए थे। ईसाई संत हैं ये, एक ईसाई संत है भारत में, जेसुइत संत ईसाई। ये कब भारत में आए या किसके शासनकाल में आए, तब आपको बताना है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क के शासनकाल में। गौर से सुनो, संक्षिप्त रूप में फ्रांसिस्को द अल्मोडा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, हिंद महासागर पर अधिकार जमाना चाहते थे। और अल्फांसो द अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गोवा को इन्होंने छीना है। और तीसरा जेसुइत संत जो मतलब कि ईसाई संत थे, ये भारत इन्हीं के शासनकाल में आए थे। तो इन दोनों से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आगे हम नानु डी कूना के बारे में पढ़ेंगे, आप इसे लिख लें अच्छे से और ध्यान रहे याद करते चलें साथ के साथ। आपको इतिहास बहुत ही आसान हो जाएगा, ये आपको बशर्ते आपको ये सारी चीज़ें समझते चलना है, समझने के साथ साथ इन्हें याद भी कर लें। तो 1510 में गोवा किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया, ये आपको पता होना चाहिए। किसके अधिकार क्षेत्र में था, तो मैंने बताया कि ये पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था। नानु डी कूना से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के शासनकाल में 1530 में जो पुर्तगालियों की जो राजधानी थी, पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो राजधानी थी कोचीन, इनकी राजधानी थी कोचीन। और कोचीन से इन्होंने गोवा परिवर्तित कर दी। 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था और 1530 में इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन से क्या परिवर्तन किया, कोचीन से गोवा परिवर्तित कर दी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोचीन से गोवा राजधानी किस गवर्नर ने या किस वायसराय ने परिवर्तित की, तो आपको बताना है नानु डी कूना के द्वारा ये कार्य किया गया। तो तीनों गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अब आप देखोगे जो गवर्नर से क्वेश्चन आए हैं, अगर कोई सा भी जो सेट लगाते हो तुम, एसएससी का, कहीं एसएससी में आए हो या किसी भी एग्जाम में अगर आए हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये गवर्नर की बात थी। गवर्नर के बाद मैंने आपको क्रम बताया, गवर्नर बताए, उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट पुर्तगालियों में बचते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक बात आपको याद रखनी है पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों में अगर बात करें तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस दी, प्रिंटिंग प्रेस।
अगर पूछा जाए पुर्तगालियों की देन, इनकी देन क्या है, क्या क्या इन्होंने मतलब भारत को दिया, तो एक आपको याद रखना है प्रिंटिंग प्रेस। भारत को प्रिंटिंग प्रेस से परिचित या देन जो दिया है वो किसने दिया, पुर्तगालियों ने। या फिर तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती किसने कराई, तंबाकू की खेती की शुरुआत भारत में या किसने दी, देन किसकी है, तब आपको बताना है कि ये भी कौन है, पुर्तगाली है। तीसरा एक कला है जिसका नाम है गोथिक कला, गोथिक शैली, गोथिक शैली किसने दी है, पुर्तगालियों को। ये भी किसने, मतलब भारत को पुर्तगालियों ने दी है। लेकिन ये होती क्या है, अगर आप देखोगे जो चर्च होती हैं, चर्च के निर्माण, चर्च निर्माण की एक शैली है, चर्च निर्माण की एक शैली है गोथिक शैली, जो हमें किसने दी है, पुर्तगालियों ने दी है। ये गोथिक शैली होती है, जैसे मंदिरों का निर्माण होता है नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में, इसी तरीके से चर्च का निर्माण भी होता है गोथिक शैली में। तो वो भारत में किसकी देन है, वो पुर्तगालियों की देन है। तो मैंने कहा गवर्नर, और उन्होंने व्यापार शुरू किया, और व्यापार में पुर्तगालियों ने अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया जो भारत के अंदर उन्होंने, और अच्छे से उन्होंने लाभ कमाया। इसी साम्राज्य को, जो पुर्तगालियों का साम्राज्य था, उसको मुस्तादो दा इंडिया के नाम से जाना गया। साम्राज्य को पूछा जाएगा पुर्तगालियों का जो साम्राज्य था उसे किस नाम से जाना गया, तो आपको बताना है मुस्तादो दा इंडिया के नाम से जाना गया। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आने वाले एग्जाम में होगा। प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू खेती, गोथिक शैली और मुस्तादो दा इंडिया, इन्होंने मतलब कि साम्राज्य को कहा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिखते रहें, याद करते रहें, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बशर्ते आप समझे। यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जो तुम अनावश्यक चीज़ें पढ़ते हो, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, तो उन चीज़ों से आप बच सको। आपको बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से सारा इतिहास और सीक्वेंस से पूरी जीएस को मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, बस आप बने रहिए। ठीक, आगे हम चलते हैं। मैंने कहा 3 क्वेश्चन क्रम से, गवर्नर से, ये मैं आपको खत्म करा चुका हूँ पुर्तगालियों के। अब बात आती है केंद्र से। पुर्तगालियों का जो पहला केंद्र है, पहला केंद्र यानी पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहां पर खोली गई, तो सीधा सा आंसर आपको याद रखना है कि इनकी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली गई। ठीक, कोचीन आपको पता ही है कि कोचीन कहां पर है, केरल के अंदर है। दूसरी फैक्ट्री इनकी कन्नूर में खोली गई है, और ये कन्नूर भी कहां पर है, केरल में है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएगा इंपॉर्टेंट। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर खोली गई, तो आपको बताना है कि इनकी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली गई है। तो पुर्तगालियों के बारे में जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने वो आपको बताए हैं। इससे ज़्यादा पुर्तगालियों में नहीं पूछा जाएगा। अगर 1-2 पॉइंट अगर बचते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो पुर्तगालियों से संबंधित आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं आपको उसमें आपका जवाब दूंगा जो भी आप सवाल पूछेंगे। पुर्तगाली कंपनी खत्म हुई, और उसी के साथ में तुम्हें बताता हूं कि एक छोटी सी कंपनी है, वो भी साथ में तुम याद रखो कि मैं अगली वीडियो में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी कंपनी को शुरू कर सकूं। वो बड़ी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखूं दूसरी कंपनी बहुत छोटी है, तुम्हें याद रखना, मैं अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। डच कंपनी, डच कंपनी मैंने तुम्हें बताया कि ये 1602 में भारत आई है। डच कंपनी में आपको केंद्र याद रखना है, बस कुछ नहीं। केंद्र, इनकी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई, तो इनकी जो पहली फैक्ट्री, अगर केंद्र की बात करूं तो इनकी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली गई। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री, जो मसूलीपट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में है। डच कंपनी में इतना याद रखना है। पहली बात मैंने कहा डच कंपनी में दूसरी फैक्ट्री अगर इनकी मैं बात करूं तो दूसरी फैक्ट्री इनकी पुलिकट में, पुलिकट ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो मछलीपट्टनम और दूसरी पुलिकट, ये केंद्र तुम्हें याद रखने थे डच कंपनी, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि जो डच हैं वो भी भारत से व्यापार करना चाहते थे। शुरुआत में इन्होंने किया भी, लेकिन अंत में जाकर ये सीधा सीधा इंडोनेशिया से व्यापार करने लगे, और अंग्रेजी कंपनी का प्रभुत्व भारत में होता चला गया। एकाधिकार अंग्रेजी कंपनी का हुआ। पूछा जाता है क्वेश्चन
कि जो डच कंपनी है वो भारत से किस युद्ध से बाहर हुई, तो तुम्हें बताना है वेदरा के युद्ध से। वेदरा के युद्ध से ये कंपनी, तो डच कंपनी भारत से जो बाहर हुई है वो वेदरा के युद्ध से हुई है। वेदरा की लड़ाई या वेदरा का युद्ध ये 1759 में हुआ था। जो 1759 है ये वेदरा का युद्ध हुआ था, जो कि किस किस के बीच हुआ था ये तुम्हें पता है कि ये अंग्रेजी कंपनी, मैंने ही बताया, अंग्रेजी कंपनी और डच के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजी कंपनी ने वेदरा की लड़ाई में डचों को हरा दिया और ये बाहर हो गए सीधा इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बाली ऐसे द्वीपों पर व्यापार करने लगी। तो ये तुम्हें याद रखना था। तो डच कंपनी से इतना ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। कंपनी हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, मैं आपको इस बार बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, एक क्रम के साथ सिस्टमेटिक तरीके से। आप कोई भी एग्जाम दे, वनडे एग्जाम, उस वनडे एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी होंगी जो आप पढ़ रहे हो, जिनकी वजह से तुम्हारा अभी तक सिलेक्शन रुका है। तो आप एक बार तसल्ली से पूरे सिलेबस को अच्छे से, जीएस का जो सिलेबस है उसे पढ़ लीजिए। मैं आपको तसल्ली से पढ़ाने वाला हूँ ये सिलेबस। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं या जो लोगों को नहीं पता है कि जीएस को कैसे पढ़ना है, उन लोगों के पास इन्हें शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि इस सिलेबस के साथ साथ अपने जो भी मैं बता रहा हूँ इसके नोट्स बनाते चलें। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।